हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है द कॉन्सेप्ट रूम में। हम ये जो लक्ष्मीकांत का सीरीज़ पढ़ रहे थे, हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत का बुक खोल के सामने रख लीजिए और मेरे जो कंटेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको लक्ष्मीकांत का एक-एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट तक हमने पढ़ लिया था 1892 तक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है, ये एक्ट 1909 में पास हुआ था और इसको मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लॉर्ड मॉर्ले थे, उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो कि लंदन में बैठा करते थे। और जो मिंटो था ना, वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था। यानी ये दोनों लोग ना, ये सेक्रेटरी थे, सॉरी, ये सेक्रेटरी थे मॉर्ले, और मिंटो क्या थे, उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट का मेन पर्पस था इंडियंस को थोड़ा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देना, पर साथ में ब्रिटिश कंट्रोल मेंटेन रहे। ये पॉइंट याद रखना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देना मेन इसका मोटिव था, पर जो मेजॉरिटी था ना कंट्रोल, वो ब्रिटिश के ही हाथ में रहे। तो इसके फीचर क्या है देखो, पहला पॉइंट ये कहता है लेजिस्लेचर काउंसिल का साइज बढ़ाया जाए। लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब जहाँ पे लॉ बनते हैं उसका साइज बढ़ाया जाए। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल था, यहाँ पे सेंट्रल से रिलेटेड लॉ बनाते थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में सेंट्रल से रिलेटेड लॉ बनाया जाता था। इसमें 16 मेंबर थे पहले, अब उसको बढ़ा के 60 मेंबर कर दिया गया है। और जो प्रोविंस लेजिस्लेचर काउंसिल था, यानी जो स्टेट के थे, स्टेट यहाँ पे थे, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल यानी स्टेट से रिलेटेड जो लॉ बनते थे, में भी मेंबर बढ़े, लेकिन नंबर हर प्रोविंस यानी हर स्टेट में अलग अलग था, यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा ज़्यादा हुआ और सब जगह इक्वल नहीं था, क्योंकि देखो स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग बढ़ रहे थे नंबर अपने हिसाब से। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे था वो 16 से 60 कर दिया गया, यानी मतलब रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा ज़्यादा हुआ, पर सब जगह इक्वल नहीं था। वही बता रहा फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या बता रहा, मेजोरिटी का सिस्टम है। देखो, सेंट्रल काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल जो थे, यानी ब्रिटिश मेजोरिटी में ही थे, यानी 60 होने के बाद भी ये लोग मेजोरिटी में नहीं थे इंडियन, क्योंकि सेंट्रल जो लेजिस्लेचर काउंसिल था, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल से रिलेटेड लॉ बनाएगा, वहाँ पे ब्रिटिश ही मेजोरिटी में थे, मतलब अपने हिसाब से वो चला सकते थे। और प्रोविंस काउंसिल में पहली बार नॉन ऑफिशियल यानी इंडियंस की मेजोरिटी अलाउ की गई, यानी जो स्टेट लेवल पे लॉ बनने वाले थे, स्टेट लेवल पे लॉ बनने वाले थे, वहाँ पे मेजोरिटी अब किसके पास आ गई, मेजोरिटी अब इंडियंस के पास आ गई। लेकिन जो सेंट्रल में थे, वहाँ पे अभी भी ब्रिटिश ही था। ये यहाँ पे बता रहा है, यही प्रोविंस में इंडियंस इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ा, पर सेंटर में ब्रिटिश कंट्रोल बना रहा। थर्ड पॉइंट ये कहता है लेजिस्लेचर पावर बढ़े। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने का पावर भी बढ़ा इंडियंस के पास। कैसे देखते हैं, देखो, मेंबर अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो, तुम एक क्वेश्चन किए, उसका आंसर कौन दिया, वहाँ का जो मिनिस्टर है वो आंसर किया, फिर तुम क्वेश्चन कर सकते हो, यानी क्वेश्चन पे आंसर, आंसर पे क्वेश्चन, ऐसे चलता रहता था। इसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोल सकते थे। और बजट पे रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे। पहले तो सिर्फ डिस्कशन ही कर सकते थे, अब तुम रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कितना पैसा कहाँ जाना चाहिए, और डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी लिमिटेड थे। डिसीजन नहीं ले सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। मतलब डिबेट करने की आज़ादी बढ़ी है, पर अथॉरिटी अभी भी कम है। थर्ड पॉइंट में यही कह रहा है। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि इंडियन को एग्जीक्यूटिव में जगह मिल गई। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो इंप्लीमेंट करते थे, ये लॉ बन गया, ये लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी ये लॉ को एग्जीक्यूट करते थे। देखो, इस एक्ट के थ्रू पहली बार इंडियन को वॉइस रॉय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया। वॉइस रॉय मतलब सेंट्रल लेवल पे, और गवर्नर मतलब जो स्टेट लेवल पे था, उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था, उसमें काउंसिल में एग्जीक्यूटिव में एक इंडियंस को जगह मिल गई। और वो पहले इंसान कौन थे, इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इंडियंस बने वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। वॉइस रॉय मतलब सेंट्रल लेवल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियंस बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था, जिससे लगता है कि इंडियंस को भी सरकार का रोल मिल रहा था। फोर्थ पॉइंट में नाम याद रखना, किसको मिला था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, किसके, वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब मुस्लिम मेंबर सिर्फ मुस्लिम को वोट दे सकते थे। इससे पहली बार रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। यही सिस्टम बाद में हिंदू मुस्लिम डिवाइड और डिमांड फॉर पाकिस्तान का बेस बना। देखो, यहाँ पे होता था कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है, देखो, ये इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन में एक आदमी खड़ा हुआ है, ये अनफॉर्चुनेटली एक या फॉर्चुनेटली एक मुस्लिम मेंबर है, दूसरा एक हिंदू मेंबर है। अब क्या होता है कि अभी कैसा सिस्टम चल रहा है कि तुम किसी को भी वोट दे सकते हो। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम मेंबर खड़ा हुआ है,
इसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे और ये जो हिंदू खड़ा है इसको सिर्फ हिंदू लोग ही वोट देंगे। इससे क्या होता है कि दोनों में एक डिवीजन क्रिएट हो गया। यानी वही देखो ना, यहाँ पे क्या बोला गया, कम्युनियल फादर ऑफ द कम्युनियल इलेक्ट्रोड, यानी कम्युनलिज्म यानी रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया। इसको इसीलिए इसको फादर कहा जाता है, किसको, लॉर्ड मिंटो को। यही सिस्टम बाद में हिंदू मुस्लिम का डिवीजन भी हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों लोग अलग अलग ग्रुपिज्म बनाने स्टार्ट कर दिए। वही यहाँ पे कह रहा है, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द मुस्लिम। अब अलग रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को भी अलग रिप्रेजेंटेशन मिला। जैसे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, जैसे बॉम्बे को, मद्रास को, कलकत्ता को, और चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, इन सबको भी अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई लेजिस्लेचर काउंसिल में। मतलब इनके लिए अलग से सीट रिजर्व की गई लेजिस्लेचर काउंसिल में, मतलब जहाँ पे लॉ बनाएंगे। यानी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि स्पेसिफिक ग्रुप और इंस्टीट्यूशन को भी रिप्रेजेंटेशन था। मतलब इंस्टीट्यूशन को भी रिप्रेजेंटेशन था किसमें, लॉ बनाने में। तो सिंपल समरी ये है, एस्पेक्ट क्या हुआ, चेंज ब्रॉड बाय 1909। रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, इंडियन को काउंसिल में ज़्यादा सीट मिली, कितना, 16 से 60 कर दिया गया। पावर लिमिटेड था, यानी डिबेटिंग पावर, नो कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन थे, पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव यानी वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको जगह मिली। नाम क्या था, एसपी सिन्हा था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इंक्लूड हुए। कम्युनलिज्म यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इंट्रोड्यूस हुआ। और कम्युनलिज्म के फादर किसे कहते हैं, मिंटो को, मिंटो कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को कम्युनल का फादर कहा जाता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी पर कम्युनल डिवीजन भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हो गया था, इसलिए कम्युनल डिवीजन भी स्टार्ट हो गया। इन शॉर्ट 1909 एक्ट में इंडियंस को थोड़ा पार्टिसिपेशन दिया गया, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल और कम्युनल पॉलिटिक्स दोनों को स्ट्रॉन्ग किया गया। यहीं से डिवाइड एंड द रूल पॉलिसी ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। डिवाइड एंड द रूल का मतलब है, देखो ये पहले हिंदू मुस्लिम से साथ में रहते थे ना, अब इनको कह दिया कि हिंदू लोग इधर 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 आ जाओ, मुस्लिम लोग इधर आ जाओ, तो दोनों लोग को डिवाइड कर दिया गया। अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, समझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू एंड क्लिनफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। 1909 को क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और 1919 को मॉन्टेग्यू क्लिनफोर्ड रिफॉर्म। बैकग्राउंड समझो पहले। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार बोला कि उनका एम है ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब इंडियन लोग ही अभी इंडिया को चलाएंगे। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला। ये धीरे धीरे इंडियंस को अपनी सरकार में ज़्यादा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना था। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ। इफेक्टिव कभी हुआ, 1921 को पास हो गया था 1919 से, बट इफेक्टिव कभी हुआ, यानी लागू कभी हुआ, 1921 से। इसको मॉन्टेग्यू क्लिनफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया, क्योंकि एडविन मॉन्टेग्यू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे, और लॉर्ड क्लिनफोर्ड क्या थे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वही जैसे ऊपर था ना मॉर्ले और मिंटो वाला, वही था कि वो सेक्रेटरी था एक, और एक था वो वाइस रॉय, इसीलिए उसको वो मॉन्टेग्यू क्लिनफोर्ड रिफॉर्म बोला गया। लेकिन इसके फीचर क्या है, देखो पहला ये है कि सब्जेक्ट का डिवीजन हो गया, यानी सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में डिवीजन क्या हो गया, मतलब देखो ये सेंट्रल इस पे लॉ बनाएगा, स्टेट इस पे लॉ बनाएगा, ये दोनों का डिवीजन हो गया। पहली बार सब्जेक्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी सेंट्रल सब्जेक्ट जिनके लिए लॉ बनाना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी, और प्रोविनेंस सब्जेक्ट जिनके लिए लॉ बनाना प्रोविनेंस यानी स्टेट कर सकता था, यानी दोनों का डिवीजन हो गया। फर्स्ट पॉइंट यही कहता है। ये डिवीजन डीवैल्यूएशन रूल 1919 के थ्रू हुआ, लेकिन सिस्टम अभी भी यूनिटरी यानी सेंट्रलाइज ही था, मतलब फाइनल पावर अभी भी सेंटर के पास ही था, यानी थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ है, क्योंकि सेंट्रल पे लॉ बनाएगा, स्टेट पे लॉ बनाएगा, लेकिन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अभी भी सेंट्रल, अभी जो लॉ है, जो सिस्टम है, यूनिटरी ही है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डायरकी इन द प्रोविनेंस यानी डुअल रोल सिस्टम। प्रोविनेंस यानी स्टेट में एक डायरकी स्टार्ट हो गया। डायरकी मतलब डुअल रोल सिस्टम क्या था, देखते हैं। देखो प्रोविनेंस सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब प्रोविनेंस मतलब स्टेट में भी दो पार्ट कर दिया गया, स्टेट में दो पार्ट कर दिया गया। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इनको इंडियन मिनिस्टर हैंडल करते थे, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर काउंसिल। देखो ये समझ लो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था, हेल्थ एजुकेशन, सॉरी पब्लिक हेल्थ था, एजुकेशन था, एग्रीकल्चर था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। इसको ट्रांसफर क्यों कहा गया, इसको ट्रांसफर इसलिए कहा गया क्योंकि ये इंडियन लोग हैंडल करते थे। अगर ये सही से हैंडल नहीं कर पाए तो ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, ये लोग अपने पास इसको ट्रांसफर करा लेते थे, यानी सारी कंट्रोल उनके पास ही था। और एक था रिजर्व सब्जेक्ट, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, एक्सेट्रा, यानी इंपॉर्टेंट जो चीजें थे इन लोग अपने पास रिजर्व करके रखे थे, मतलब इसमें इंडियंस इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जो ट्रांसफर मतलब ये जो लोकल सिस्टम था, जिसमें ज़्यादा रोल नहीं होता था इंडिया, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेन तो जो पुलिस एंड फाइनेंस था, ये तो उनके पास ही था। इनको कहा गया कि ट्रांसफर का मतलब ये कि हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुमने कुछ गड़बड़ किया, हमारे हिसाब से काम नहीं किया, तो हम उसको अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे, और ये जो रिजर्व था ये हमारे पास रिजर्व ही रहेगा। तो इस स्टेट में ऐसा स्टार्ट हो गया। ये सेकंड पॉइंट यही कह रहा है
इससे डुअल रूल सिस्टम स्टार्ट हुआ। डायरकी कहा गया। ग्रीक में डायरकी का मतलब होता है मीनिंग डुअल रूल। ये सिस्टम मोस्टली फेल हुआ क्योंकि गवर्नर के पास ज़्यादा पावर थी और इंडियन मिनिस्टर के पास लिमिटेड पावर थी, क्योंकि इसमें इंडियन मिनिस्टर थे और ये गवर्नर के पास ज़्यादा पावर हो गया रिजर्व ट्रांसफर की वजह से। मतलब रूल दो पार्ट में बांधा था, पर रियल कंट्रोल तो ब्रिटिश के पास ही था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बाई कैमरिज्म लेजिस्लेचर इन द सेंट्रल। सेंट्रल में अब दो घर बनेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल को रिप्लेस करके दो हाउस पहले था, ये देखो ये पहले पूरा बड़ा हाउस था, यहीं पे लॉ बनता था। अब इसको डिवाइड करके दो घर बना देंगे। वो क्या था देखो, एक काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, ये अपर हाउस था, इसको राज्यसभा जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं ना, वैसे था ये राज्यसभा। और एक हो गया लेजिस्लेचर काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेचर असेंबली, इसको लोअर, जिसको लोकसभा कहते हैं, लोकसभा जिसको कहते हैं, लोअर हाउस आज के टाइम पे। वैसे ही पहले तो एक बड़ा सा घर था, उसमें ही लॉ लेजिस्लेचर काउंसिल से बोला जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल, यहीं पे सब मिलकर लॉ बनाते थे। अब इसको अलग अलग कर दिया गया, राज्यसभा एंड द लोकसभा के फॉर्म में, इसी को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेचर असेंबली। यानी दोनों हाउस के मेंबर में से मेजॉरिटी मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे। समझ में आया? ये दोनों हाउस में से जितने भी, इन दोनों हाउस को काउंट कर लो, इसकी जो मेजॉरिटी थी यानी 50+ मेंबर जो थे, ये इलेक्ट किए जाते थे, यानी इलेक्शन के थ्रू। यानी पहली बार इंडियन को डायरेक्ट इलेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ। समझ में आया है? पहले क्या होता था, ये लोग इलेक्ट नहीं होते थे, जो बड़ा सा घर था लेजिस्लेचर काउंसिल जो था, लेकिन अब उनको डिवाइड करके एक लोकसभा बना दिया गया, एक राज्यसभा बना दिया गया। अब ये दोनों में जो भी मेंबर आएंगे ना, उसमें से मोस्टली यानी 50+ लोग इलेक्टेड रहेंगे, यानी इलेक्शन के थ्रू ही आएंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इंडियन को वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। देखो पहली बार रूल बनाया गया कि एटलीस्ट 3 मेंबर को अदर देन द कमांडर इन चीफ इंडियन होना चाहिए। पहले वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन थे? एसपी सिन्हा थे ना। अब बोला गया कम से कम एटलीस्ट 3 लोग थे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ के छोड़ के, देखो मतलब टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में इंडियंस को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला। वही है फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 मेंबर अब होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कहता है एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले मुस्लिम के लिए 1909 में आया था, अब एक्सटेंड कर दिया गया। अब सिख के लिए अलग, इंडियन क्रिश्चियनिटी के लिए अलग, एंग्लो इंडियन के लिए अलग, यूरोपियन के लिए अलग। मतलब सिख के लिए सिर्फ सिख लोग ही वोट देंगे, इंडियन क्रिश्चियनिटी के लिए सिर्फ इंडियन क्रिश्चियनिटी ही वोट देंगे, और एंग्लो इंडियन के लिए सिर्फ एंग्लो इंडियन, और यूरोपियन के लिए यूरोपियन। यानी ये एक बड़ा सा घर है, इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी इसको यूनिटी इंडियन को इंडिया में जो यूनिटी थी उसको तोड़ने के लिए बोला गया। इसमें सिर्फ हिंदू, इसमें सिर्फ मुस्लिम, इसको सिर्फ सिख वाले ही मतलब वोट कर सकते थे, इसको सिर्फ इंडियन क्रिश्चियन ही। तो यहाँ पे यूनिटी ही नहीं रहेगी ना, क्योंकि सब अपने अपने लोगों को ही वोट देंगे, और यही ब्रिटिश चाहता था, यही हो रहा था। वो इस फिफ्थ पॉइंट में कहा गया। ये पहले तो मुस्लिम के लिए था, अब तो सबके लिए अलग अलग कर दिया गया। सिक्स पॉइंट ये कहता है कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट। देखो वोटिंग राइट सबको नहीं दिया गया। यहाँ पे जो मैंने बोला ना, एक मिनट, ये जो एक मिनट, हाँ ये जो सेकंड पॉइंट है ना, लेजिस्लेचर असेंबली में, लोअर हाउस में, दोनों हाउस के मेंबर को मेजॉरिटी मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। ये देखो ना लिखा हुआ, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, ये देखो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। यानी इलेक्शन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इलेक्शन में जो मतलब जो वोट जिसको देने का पावर था वो लिमिटेड था, यानी वोटिंग राइट सबको नहीं दिया गया। सिर्फ उन लोगों के पास था जिनके पास यानी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो, या टैक्स या एजुकेशन ज़्यादा भरते हो, क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो। यानी मतलब कॉमन इंडियंस अभी भी वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ कुछ लोगों के पास जिसके प्रॉपर्टी था, इनकम था, टैक्स था, एजुकेशन था, क्वालिफिकेशन था, सिर्फ वो लोग ही वोट कर सकते थे। सेवंथ पॉइंट कहता है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में। देखो लंदन में एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। उनको कुछ पावर दी गई। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास थी। देखो पहले क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इनके पास ज़्यादा पावर था, ठीक है। अब इसी को पावर को थोड़ा बोले कि तुम अपना मतलब बोलते हेडेक कम करो, इसके लिए हम एक हाई कमिश्नर ऑफिस बनाएंगे। यानी इसका जो काम था, किसका? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, इसका काम थोड़ा हाई कमिश्नर को दे दिया गया। वही यहाँ पे बता रहा है सेवंथ पॉइंट में। पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो एक्ट ने पहली बार एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का ऑर्डर दिया। इसके बेसिस पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना। 19 कभी आया था, ये देखो कभी आया था, ये कभी आया था 1919 में। 1909 में बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, लेकिन बना कभी 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। आज का यूपीएससी लेवल सिस्टम इससे ही इवॉल्व हुआ। यानी जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था 1926 में बना था, और इसी को निकल के आज यूपीएससी, इसी में यूपीएससी तभी जाके आज इवॉल्व हो गया, इसी का पार्ट था ये। नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है, सेपरेट बजट। पहली बार सेंट्रल और प्रोविडेंस बजट में अलग किया गया। प्रोविडेंस अपना खुद का बजट बना सकता था। पहले क्या होता, देखो ये सेंट्रल था, यहाँ पे इसने जो बजट पास कर दिया, ये सेंट्रल के लिए भी रहता था और स्टेट के लिए भी रहता था। अब क्या बोला कि देखो इस सेंट्रल के लिए भाई अलग बजट पास करो, स्टेट के लिए अलग बजट पास करो। और स्टेट में मेजोरिटी किसके पास थी? इंडियंस के पास थी। यानी उनको प्रॉफिट, उनका फायदा तो यही हो रहा था ना, कि तब स्टेट में बजट अपने हिसाब से हम लोग अपने अपने जिसमें कर सकते थे, जिसमें ज़्यादा जिस फील्ड में ज़्यादा लगाना हो, जिस फील्ड में कम लगाना, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि प्रोविडेंस में किसके पास था? मेजोरिटी इंडियंस के पास था। तो अगर बजट इंडियंस को मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया गया ना, सेपरेट कर दिया गया,
तो अब इंडियंस लोगों का इसमें बोलबाला हो जाएगा। वही यहाँ पे बता रहा सेपरेट बजट। 10th पॉइंट क्या है, स्टेटरी कमीशन बनाया गया। एक्ट ने कहा गया कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो चेक करेगा कि ये एक्ट काम कैसे कर रही है। वही हम बताया, देखो 1919 में बनाया गया 10th पॉइंट एक स्टेटरी कमीशन। इसमें 1919 में एक लॉ बनाया गया। अब ये लॉ कैसे काम करा, क्या क्या रिजल्ट आया, क्या क्या इसका आउटपुट आया, ये एक 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा, यानी 1929 में ये चेक करेगा कि जो 1919 में लॉ बना था उसका रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहे हैं। और इसी का रिजल्ट है साइमन कमीशन 1927। अब बनना था 1919 में, बनना 1929 में बनना था, लेकिन 2 साल पहले ही बना दिया गया, जिसको बोलते हैं 1927 में। और इसी कमीशन को बोला गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बोला गया 1927 में। अब साइमन कमीशन क्या है वो आगे पढ़ते हैं। 11th पॉइंट क्या कहता है, चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस। इसको नरेंद्र मंडल कहते हैं। देखो 1921 में चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस बनाया गया। इसमें क्या था, 120 मेंबर थे टोटल। इसमें 108 प्रिंसेस थे और 12 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉल स्टेट थे। यानी जो जहाँ पे रजवाड़े लोग थे ना, देखो समझ लो इंडिया में छोटे छोटे प्लॉट में जगह पे राजा रजवाड़े लोग रहते थे जो ब्रिटिश को टैक्स पे करते थे और ब्रिटिश उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो यही यहाँ पे बताया चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, यानी जो छोटे छोटे जगह के राजा रजवाड़े लोग थे ना, इनका इनका एक ग्रुप बनाया गया। इनका एक ग्रुप बनाया गया, उसी ग्रुप को कहा गया चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, यानी सब जगह के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। तो टोटल 120 लोग थे, उसमें से 108 प्रिंसेस थे और 12 अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। वो स्मॉलर स्टेट के थे, मतलब छोटे छोटे राजा से भी छोटा जगह से, उनको लीडर जिसको बोला जाएगा, लीडर लोग थे 12 रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल स्टेट से। इसका हेड कौन था, वाइस रॉय ऑफ इंडिया ही था। ये एक फोरम था जहाँ प्रिंसली स्टेट अपने कॉमन इश्यूज डिस्कस कर सकते थे। तो इन शॉर्ट फीचर क्या है, देखो एम क्या था, ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडियन को देने के लिए। पावर शेयरिंग सेंट्रल और प्रोविनेंस डिवीजन का हुआ क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। प्रोविनेंस रोल जो था यानी स्टेट रोल डायरकी था, यानी ट्रांसफर भी था और रिजर्व भी था। सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में बाइकैमरलिज्म आया, यानी डायरेक्ट इलेक्शन भी आया। बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें से 50+ लोग डायरेक्ट इलेक्ट होंगे। और डायरेक्ट इलेक्शन आया जिसमें लिमिटेड लोग वोट कर सकते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी हो, इनकम हो, एजुकेशन हो, एक्सेट्रा हो। रिप्रेजेंटेशन इंडियन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कम्युनल इलेक्टोरल एक्सपांड किया गया। अब सिखिज्म, इंडियन क्रिश्चियनिटीज और एंग्लो इंडियंस को अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए ही था। फ्रेंचाइजी लिमिटेड था, मतलब सिर्फ लिमिटेड लोगों ही वोट दे सकते थे। और सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ। लॉन्ग टर्म रिजल्ट आया और साइमन कमीशन क्या आया 1927 में। इसको आना चाहिए था 1929 में, लेकिन आ गया 27 में। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, पहली बार इंडियंस को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिला, पर रियल पावर ब्रिटिश के पास ही रही। कम्युनल डिवीजन और डिपेंड हो गया क्योंकि अब और ज़्यादा लोग को डिवाइड कर दिया गया। ये एक्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए ग्राउंड वर्क बना। लोगों ने अब स्वराज यानी सेल्फ रूल की डिमांड को और तेज उठाई, यानी अब हम लोग सेल्फ रूल करेंगे, ऐसा उन्होंने डिमांड उठाने लगा। देखो अब साइमन कमीशन आया था 1927 में, आना चाहिए था 1929 में। ये कमीशन इसीलिए लाया गया था ताकि जो 1919 में लॉ बना था उसको चेक किया जाए कि वो कैसा काम किया, लॉ उसका रिजल्ट क्या आया, इसका काम था चेक करना। ठीक है, बैकग्राउंड क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से एक स्टेटरी कमीशन जो 10 साल बाद यानी 1929 में बनानी थी, जो ये चेक करेगा कि 1919 में एक्ट जो मॉन्टेग्यू एंड क्लिफोर्ड रिफॉर्म सही काम कर रहा है या नहीं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही बना दी। नवंबर 1927 में एक कमीशन अनाउंस किया गया जिसको साइमन कमीशन बोला गया। ठीक है, अब कंपोजिशन यानी मेंबर इसमें कितने थे, देखो टोटल 7 मेंबर थे, सभी ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन दे, यानी इंडियंस के बारे में फैसला लेने वाले कमीशन में कोई इंडियंस ही नहीं था। ये देखो ये कमीशन हो गया, इसमें 7 लोग, इसमें 7 लोग, 7 के 7 लोग इंडियंस नहीं थे, ये सारे के सारे फॉरेनर यानी ब्रिटिश के ही मेंबर थे। यानी अब इंडिया के लिए क्या फैसला लेना है, इसमें इंडियन का इन्वॉल्व भी नहीं था। अब रिएक्शन क्या हो गया, इस बात के सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस, मुस्लिम लीग एक्सेट्रा नाराज हो गए। उन्होंने कहा इंडियंस के बारे में फैसला इंडियंस के बिना कैसे हो सकती है। इसीलिए पूरे देश में बॉयकॉट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्ट क्या हुआ, साइमन गो बैक, यानी जहां भी साइमन कमीशन गया लोग ब्लैक फ्लैग करके प्रोटेस्ट करते थे। अब लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक प्रोटेस्ट लीड किया। इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें उनकी मौत हो गई 1928 में। समझ में आया, लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाहौर में। लाहौर में लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये इसको लीड कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उनकी मौत हो गई, उनको चोट लग गया था 1928 में, उनकी मौत हो गई। वो यहाँ पे बता रहा है। अब साइमन कमीशन तो बन गया, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया 1930 में, आया कभी था 1927 में, 3 साल बाद 1930 में एक रिपोर्ट देता है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया डायरकी यानी डुअल रोल सिस्टम को अबॉलिश कर दो, जो स्टेट में था ना, प्रोविनेंस लेवल पे था डायरकी कि ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ये रिजर्व सब्जेक्ट है, बोले उसको अबॉलिश कर दो। पहला पॉइंट ये बोला।
प्रोविडेंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए, यानी स्टेट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए, यानी इंडियन मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी जाए। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलकर एक फेडरेशन बनाया जाए, यानी जो ब्रिटिश इंडियन थे और एक प्रिंसली स्टेट थे, ये दोनों को मिला के एक फेडरेशन बनाया जाए, यानी ग्रुप बनाया जाए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल को कंटिन्यू रखा जाए, ये बोल रहा है कि और मतलब सेपरेट करो, और इंडियन जो सोसाइटी है उसको सेपरेट करो, यानी हिंदू मुस्लिम सिख के लिए अलग सीट रिजर्व की जाए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, कमीशन ने अब रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया के लीडर और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्ट लिया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, देखो तीन तीन लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया के लीडर जो इंडिया में लीडर थे उस टाइम पे, और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राजा रजवाड़े लोग यहाँ पे गए 3 राउंड कॉन्फ्रेंस में। इन सब डिस्कशन के बाद एक वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पब्लिश हुआ, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के रिव्यू किया। उनके सजेशंस को मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। यानी देखो इस पूरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पूरा डिस्कशन हुआ, इसमें 3 ग्रुप के लोग थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। इन तीनों ग्रुप मिलकर डिस्कशन किया। उसके बाद एक वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये पेपर का नाम है, बनाया गया। ठीक है, उसके बाद पब्लिश किया गया, और पब्लिश करने के बाद वहाँ की जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, इसकी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी इसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया, यानी इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। तो बेसिकली समरी क्या देखो, ईयर था 1927 में साइमन कमीशन थे। चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन बना। मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे, इसमें इंडियंस एक भी नहीं थे। इंडिया का रिएक्शन क्या हुआ, टोटल बॉयकॉट, साइमन गो बैक का। रिपोर्ट कभी दिया, 1930 में। की रिकमेंडेशन क्या दिया, एंड डायरकी, एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविडेंस, क्रिएट फेडरेशन मतलब कि राजा रजवाड़े और ब्रिटिश इंडियन के बीच में, और कंटिन्यू सेपरेट इलेक्ट्रोड। आउटकम क्या हुआ, लेड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर एक बना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जन्म हुआ यहीं से। सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, साइमन कमीशन ने इंडियंस को एक यूनाइटेड फ्रंट में ला दिया। सब पार्टीज ने ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ एक साथ प्रोटेस्ट किया। साइमन गो बैक, इसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, यानी सब मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस मूवमेंट ने नेशनल यूनिटी और फ्रीडम मूवमेंट्स के और स्ट्रांग बनाया, और इसके रिजल्ट का सीधा रास्ता दिखाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, कम्युनल अवार्ड क्या था। देखो कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था। बैकग्राउंड क्या हुआ था, 1930 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को कुछ पॉलिटिकल कंसाइनेंस देने की बात की थी। इस कंटेक्स्ट में अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड ने एक नया प्लान अनाउंस किया, कम्युनल अवार्ड। देखो व्हाट वाज द कम्युनल अवार्ड, ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्कीम था जिसमें अलग अलग रिलीजियंस और सोशल कम्युनिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। यानी ये देखो, ये हिंदू है, अगर हिंदू का लीडर सिर्फ जो हिंदू का लीडर है, इसको सिर्फ हिंदू लोग ही वोट दे सकते हैं, और ये मुस्लिम का लीडर है, इसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं। ये क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन है, इसको सिर्फ इंडियन क्रिश्चियन लोग ही वोट दे सकते हैं। वहाँ यहाँ पे यही बात हो रही है। इसका मतलब हर कम्युनिटी अपने लोगों के लिए वोट करेगी और अपने लोगों के लिए इलेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट ही करेंगे। अब इसका मेन फीचर क्या है, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा गया। क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन भी यही बोला था ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो। ये देखो यहाँ पे बोला गया था ना साइमन कमीशन को, ये देखो यहाँ पे बोला गया, एंड डायरकी को तो खत्म कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी दो इंडियन को, लेकिन क्रिएट फेडरेशन भी बोला, और कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट। ये देखो यहाँ पे बोला गया ना, कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट बोला गया यहाँ पे। वही इसकी वजह से तो ये कम्युनल अवार्ड स्टार्ट हुआ, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा गया। मुस्लिम के लिए मुस्लिम, सिख के लिए सिख, इंडियन क्रिश्चियनिटी के लिए अलग, एंग्लो इंडियन के लिए अलग, यूरोपियन के लिए अलग। न्यू एडिशन क्या हुआ, डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया, यानी दलित वोटर सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते थे। अब समझो, ये है हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारी जातियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें से एक थी डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। ये देखो ये हिंदू हो गया, इसमें था अपर कास्ट, फिर मिडिल कास्ट, फिर एक लोअर कास्ट था, इसमें से थे दलित लोग। दलित लोगों को सिर्फ दलित लोगों ने, जो दलित लोग थे, इसको सिर्फ दलित लीडर को ही चूज कर सकते थे। यानी अब हिंदू के अंदर भी डिवाइड कर दिया गया। पहले इंडिया को डिवाइड कर दिया गया, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग, लेकिन अब हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ये बोला गया कि दलित लोगों को सिर्फ दलित लोग ही वोट कर सकते थे। अब गांधी जी का रिएक्शन आया। गांधी जी ने इस डिसीजन से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि इस प्लान से हिंदू को और डिवाइड कर दिया जाएगा, अपर कास्ट को अलग, डिप्रेस क्लास को अलग। उन्होंने अपोज करने के लिए यारावाड़ा जेल में, यानी पूना में, फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। यारावाड़ा जेल में उस टाइम पे गांधी जी बंद थे पूना में, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया जब तक ये डिसीजन वापस न लिया जाए। अब पूना पैक्ट क्या हुआ 1932 में, देखो इसके बैकग्राउंड में तुमको बताता हूँ। गांधी जी चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को, सिर्फ डिप्रेस क्लास के जो लीडर था वो सिर्फ डिप्रेस क्लास ही उसको इलेक्ट ना करे, क्योंकि इससे क्या होता है, हिंदू के जो कम्युनिटी थे उसमें भी डिवाइड हो जाएगा।
और गांधी जी ये नहीं चाहते थे, लेकिन अंबेडकर जी ये चाहते थे। अंबेडकर जी का कहना ये था कि देखो ये हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी में डोमिनेट कौन करता था? अपर कास्ट के लोग अगर सिर्फ हिंदू लोग ही वोट करेंगे ना, तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, जो लीडर भी बनेगा ना वो भी डोमिनेंट कास्ट का ही रहेगा। और अंबेडकर जी चाहते थे कि ऐसा ना हो। अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आते हैं दलित के लिए अलग, तो हम एक दलित लीडर बना सकते हैं। अंबेडकर जी का ये कहना था कि डिप्रेस क्लास के लीडर उभर के आए अगर हम लोग ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, इससे क्या होगा, हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया जाएगा। उनके इस बात की दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बाद में बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद, मानने जाने के बाद, दोनों लोग गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। पूना पैक्ट इसे कहा गया। याद रखना पूना पैक्ट क्या था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। पूना पैक्ट में हुआ क्या था? देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दिया गया डिप्रेस क्लास के लिए। पहला पॉइंट तो ये है कि सेपरेट क्लास के जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको हटा दिया गया, पर उन्हें हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भी रिजर्व सीट दिया गया। गांधी जी ने बोला कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, जो भी इलेक्शन होगा ना उसमें उनको कुछ सीटें रिजर्व करके दी जाएगी। ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बोला गया, यानी वो सेम हिंदू वोटर ही इलेक्ट करेंगे, पर कुछ सीट उनके लिए रिजर्व होगी, यानी एसटी लेवल के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पूना पैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और कम्युनल अवार्ड में चेंज किया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड के बेसिस पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर सेंट्रल और प्रोविंस लेजिस्लेचर में कॉम्पोजिशन डिसाइड हुआ। तो समरी क्या है, देखो पॉइंट। अनाउंस बाय रामसे मैकडोनल्ड, ब्रिटिश के पीएम थे, 1932 में आया था कम्युनल अवार्ड। प्रपोज किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी इन द लेजिस्लेचर, गिव सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन के लिए, एंड लेटेस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए भी। गांधी जी का रिस्पांस क्या था? अपोज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल कास्ट, स्टार्ट फास्ट टू डेथ इन द यारावाड़ा जेल। आउटकम क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ 1932 में बिटवीन गांधी और अंबेडकर के बीच में। रिजल्ट क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द एससी को ड्रॉप कर दिया गया, रिजर्व सीट कर दिया गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करके। लेटर इंक्लूड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। तो इन शॉर्ट कम्युनल अवार्ड जो था 1932 में, ब्रिटिश ने अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए सेपरेट वोटिंग सिस्टम दे दिया। गांधी जी ने अपोज किया, अंबेडकर ने समझौता हुआ, पूना पैक्ट जो कहा गया। इसी पैक्ट का सिस्टम बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इंक्लूड हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देखो, ये एक्ट ब्रिटिश रूल के टाइम का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को। इसने इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट यानी अपने रूल का कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया। इस एक्ट में 321 सेक्शन और 10th शेड्यूल थे, मतलब ये एक बहुत डिटेल लॉ था। ये एक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाया गया। ये एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाया गया। देखो की फीचर क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। एक्ट ने प्लान किया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट दोनों शामिल हों। यानी ये देखो, ब्रिटिश प्रोविंस के जो मेंबर थे और प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर थे, सारे मिलकर एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें बोला गया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। पावर डिवीजन 3 लिस्ट में की गई। एक फेडरल लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट लॉ बनाएगी, प्रोविंस लिस्ट 52 आइटम थे वो प्रोविंस के लिए बनाया जाएगा, और कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए। तो मतलब देखो 3 लिस्ट बनाई जाएंगी, एक फेडरल, एक हो गया फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब ये जो इसमें जो आइटम है उसको सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाएगी, उस पर सिर्फ सेंटर ही लॉ बनाएगी। और प्रोविंस लिस्ट जिसमें 54 आइटम है उसमें सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा। और कंकरेंट लिस्ट था उसमें दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। तो रेसिडुअरी पावर जो किसी भी लिस्ट में नहीं था वो गवर्नर जनरल के पास था। रेसिडुअरी, अगर ये कोई भी ऐसा लॉ जो ये तीनों में नहीं है, ठीक है, फेडरल कौन बनाएगा? देखो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। फेडरल कौन बनाएगा? फेडरल में अगर कोई 59 आइटम थे वो सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाएगा। प्रोविंस में 54 आइटम था वो सिर्फ प्रोविंस में बनाएगा। कंकरेंट में था ये दोनों मिलकर बनाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन रेसिडुअरी पावर था जो ये तीनों में नहीं था, वो गवर्नर जनरल के पास था। फेडरेशन कभी बना ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसे ज्वाइन ही नहीं किया। इसमें देखो प्रिंसली स्टेट इसे कभी ज्वाइन ही नहीं किया, इसलिए कभी फेडरेशन बना ही नहीं। डायरकी अबॉलिश की गई इन प्रोविंस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। डायरकी जो स्टेट में था ना, स्टेट में 2 चीज़ें थी, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट था और एक तो रिजर्व सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए। पहले प्रोविंस में डायरकी सिस्टम था, यानी गवर्नर अलग था। गवर्नर देखो ना रिजर्व सब्जेक्ट पे काम करेगा, और इंडियन मिनिस्टर का रूल क्या था? ट्रांसफर सब्जेक्ट पे काम करने के लिए। इस एक्ट ने एक सिस्टम हटा दिया, प्रोविंस ऑटोनॉमी, यानी पूरी की पूरी एक कर दिया गया। अब प्रोविंस में अपने मैटर में इंडिपेंडेंट हो गया। गवर्नर को मिनिस्टर के लिए एडवाइस पर एक्ट करना पड़ता था। यानी पहले गवर्नर ना अपनी मर्जी से काम करता था, लेकिन अब क्या बोला गया कि जो मिनिस्टर लोग बोलते हैं वही गवर्नर करेगा। मिनिस्टर कौन थे? इंडियन ही थे। यानी अब इंडियन जो बोलेगा गवर्नर वही करेगा। यानी स्टेट में उनको अलग से इंडिपेंडेंट मिलने के जैसा ही था, मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करेगा। 1937 में स्टार्ट हुआ था, 1939 में बंद हुआ। यानी अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया प्रोविंस में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब इंडियन लोग ही रूल करने के जैसा मतलब कर रहे थे।
डायरकी इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, लेकिन अब डायरकी सेंट्रल में चला गया। सेंट्रल यानी फेडरल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया, एक था रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इंडियन मिनिस्टर के कंट्रोल में। अब जो स्टेट में चल रहा था ना, वही चीज़ अब सेंट्रल में चला गया। सेंट्रल के पास देखो, ये सेंट्रल हो गया, सेंट्रल के पास दो लिस्ट आ गया, एक था ट्रांसफर और एक था रिजर्व। रिजर्व के पास गवर्नर जनरल जी के पास एब्सोल्यूट पावर था, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था इसमें इंडियन मिनिस्टर बात कर सकते थे। तो वही कॉन्सेप्ट जो स्टेट में पहले चलता था वो सेंट्रल में हो गया। ये पार्ट कभी लागू ही नहीं हुआ, ये भी नहीं लागू हुआ डायरेक्ट, वो सेंट्रल में भी चला गया, स्टेट में भी चला गया, कभी लागू ही नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट ये कहता है बाई कैमरलिज्म इन द प्रोविनेंस। 11 प्रोविनेंस में से 6 प्रोविनेंस में से 2 हाउस लेजिस्लेचर बाई कैमरलिज्म बनाया गया। यानी हमारे पास उस समय 11 स्टेट थे, 11 स्टेट थे, उसमें से जो 6 स्टेट थे उसमें से बाई कैमरलिज्म थे। यानी जैसे लेजिस्लेचर देखो, अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल था और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली था, तो सिर्फ 11 में से 6 ऐसे थे हमारे पास स्टेट जिसमें बाई कैमरलिज्म था। यानी अपर हाउस यानी लेजिस्लेचर काउंसिल और लोअर हाउस लेजिस्लेचर असेंबली। ये प्रोविनेंस कौन कौन से 6? एक तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, और उसके बाद बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 ऐसे थे जहाँ पे बाई कैमरलिज्म था, यानी लेजिस्लेचर काउंसिल भी था, लेजिस्लेचर असेंबली भी था। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है रिप्रेजेंटेशन फॉर द माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट कर दी गई। वो तो पूना पैक्ट में डिसाइड हो गया था, तो वही बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। डिप्रेस क्लास के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट कर दी गई, यानी वीमेन और लेबर वर्कर के लिए भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी वीमेन के लिए भी अलग से रिजर्व की गई, और वर्कर के लिए भी, लेबर के लिए भी अलग से रिप्रेजेंटेशन का एक अपॉर्चुनिटी दिया गया। 6 पॉइंट ये कहता है काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या था? लॉ बनाने का काम था। लॉ बना कौन रहा था? लॉ बना रहा था मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस बना रहा था। तो काउंसिल का काम ही किधर था? काउंसिल का काम खत्म हो गया था। 1858 में एक टाइम पर बनी थी काउंसिल, अब ये अबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास अब टीम का एडवाइजर रखी गई, एक टीम रखी गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करेगा, और काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अब तो अपर हाउस और द लोअर हाउस लॉ बना रहे थे ना, तो उसकी ज़रूरत ही क्या थी। 7 क्या था? फ्रेंचाइज एक्सटेंड किया गया। अब पहली बार ज़्यादा लोग वोट कर सकते थे। पहले क्या था? जिसके पास टैक्स भरता था, जो एजुकेशन था, जिसके पास प्रॉपर्टी था, यही लोग टैक्स भर सकते थे, सॉरी वोट कर सकते थे। अब ज़्यादा लोग वोट कर सकते थे, लगभग 14% पॉपुलेशन वोटिंग राइट मिला। पहले ये नंबर बहुत छोटा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इस एक्ट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट प्रोविनेंस किया गया, जो 35 में बना। आरबीआई को करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल करने का काम दिया गया। फिर 9th में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। 3 तरीके के पब्लिक सर्विस कमीशन था, एक फेडरल जो यूपीएससी हो गया, और प्रोविडेंस पब्लिक सर्विस कमीशन था जो यूपीपीएससी हो गया, जैसे स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए। और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। दो स्टेट जैसे समझ लो मध्य प्रदेश और समझ लो यूपी मिलके एक मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं, तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ये सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी, और ये स्टेट लेवल पे, और ये अगर 2 स्टेट मिलके अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 10th पॉइंट में क्या गया? फेडरल कोर्ट 1937 में पहली बार फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई 1937 में, जिसमें कोर्ट सेंट्रल और प्रोविनेंस को डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते थे। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट जैसा सिस्टम बनाया गया। हाई कोर्ट बनाया गया 1937 में, वो यहाँ पे बताया गया। 11th क्या बता रहा है? बर्मा यानी म्यांमार को सेपरेट कर दिया गया। बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, कभी 1935 के अराउंड, ठीक है, याद रखना। 12th पॉइंट क्या गया? न्यू प्रोविनेंस क्रिएट किया गया। उड़ीसा और सिंध, देखो ये 2 नए प्रोविनेंस यानी 2 नया स्टेट बनाए गए। 2 नया स्टेट बनाया गया। कौन कौन सा? उड़ीसा, जिसको आज हम उड़ीसा कहते हैं, और सिंध को बनाया गया कभी 1935 में उड़ीसा और सिंध को बनाया गया। माइनॉरिटी सेफ गार्ड दिया गया, माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्टेड करने के लिए सेफ गार्ड दिया गया, लाइक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। वही माइनॉरिटी सेफ गार्ड का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनको, मतलब सीट रिजर्व किया गया। फेडरल रेलवे अथॉरिटी, रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई, कभी 1935 में। क्योंकि देखो 1935 बहुत ब्रॉड था, इसीलिए अब हर चीज़ पे बात होने लगी थी, रेलवे पे बात होने लगी थी। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया, जो सेंट्रल और प्रोविडेंस के अकाउंट को ऑडिट करेगा। इसका काम है, ये सेंट्रल और ये स्टेट का काम, ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट का अकाउंट को ऑडिट करेगा कि कहाँ पैसा आया, कितना पैसा आया था, कितना पैसा लगा। तो देखो फेडरेशन क्या मतलब फीचर क्या हुआ? फेडरेशन यानी प्लान बट नेबर फॉर्म्ड। फेडरेशन प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए फेडरेशन तो कभी बन ही नहीं पाया था। प्रोविनेंस ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविनेंस गॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि डायरकी खत्म हो गया था। डायरकी एंडेड इन द प्रोविनेंस, इंट्रोड्यूस बट फेल एट द सेंटर। सेंटर में तो मतलब इंट्रोड्यूस तो हो गया था, बट सेंटर में भी फेल हो गया। बाई कैमरलिज्म 6 प्रोविनेंस को मिला, 2 हाउस। कौन कौन से थे वो कमेंट करके बताना। रिप्रेजेंटेशन गिवन टू शेड्यूल कास्ट, वीमेन और लेबर लोगों के लिए।
आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में। पीसीएस सर्विस कमीशन, फेडरेशन, प्रोविनेंस और जॉइंट पीसीएस में बनाया गया। फेडरेशन कोड बनाया गया 1937 में। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। न्यू प्रोविंस बनाया गया उड़ीसा और सिंध को। माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड थे, सेफ गार्ड इंक्लूडेड थे। रेलवे अथॉरिटी बनाया गया फॉर द सेंट्रल रेलवे बोर्ड के लिए, कंट्रोल के लिए। और ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करेगा गवर्नमेंट अकाउंट को, दोनों सेंट्रल के लिए और प्रोविनेंस के लिए भी, दोनों अकाउंट को ऑडिट करेगा। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने इंडिया के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम का फाउंडेशन रखा। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में का मेन ब्लूप्रिंट है। जो जो चीज़ें थी ना 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ ले लिए थे। तब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिए थे। अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को बैकग्राउंड प्ले समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंटन इटली थे। 20 फरवरी 1947 को अनाउंस किया गया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 तक खत्म कर दिया जाएगा। यानी ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंटन इटली थे, 20 फरवरी 1947 का अनाउंस किया कि देखो, इंडिया में ब्रिटिश नॉर्मली या मैक्सिमम 30 जून 1948 तक रहेगा और पावर इंडियंस के हाथ में ट्रांसफर करके चली जाएगी। तब तक मुस्लिम लीग भाई पार्टीशन के लिए, भारत के विभाजन के लिए डिमांड शुरू कर दिया कि भाई अगर ये ब्रिटिश चले गए ना, तो हमारा जो बंटवारा वाला सिस्टम था ना, वो तो रह ही जाएगा, वो कौन बंटवारा करेगा। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया, जिसमें इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने का आइडिया था। क्योंकि उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थे ना, वो बहुत ज़्यादा कत्लेआम चल रही थी, खून खराबा चल रहा था। मतलब मुस्लिम लीग तो डिमांड करता, मुझे पाकिस्तान दे दो, मुझे पाकिस्तान दे दो, मुझे पाकिस्तान दे दो। इसीलिए 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया, जिसमें बोला गया कि देख भाई, ये पूरा कंट्री है, इसको डिवाइड कर दे। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया इंडिया, नहीं तो यहाँ पे हरदम खून खराबा चलता ही रहेगा। ये प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के लिए दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अब इंडिया इंडिपेंडेंस बिल आया 4 जुलाई 1947 को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ और अपना भारत देश आज़ाद हुआ। इंडिया और इंडिपेंडेंस दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। अब मेन फीचर क्या था, देखो, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। पहला पॉइंट ये कहता है 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश रूल इंडिया में ऑफिशियली एंड हो गया। इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बन गया। पॉइंट सेकंड क्या था, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बनाए गए, दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का राइट दिया गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वॉइस रॉय अबॉलिश हो गया। वॉइस रॉय का जो ऑफिस था वो भी हटा दिया गया। अब हर डोमिनेंस यानी इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा ब्रिटिश किंग के द्वारा, पर डोमिनेंस कैबिनेट के एडवाइस पर। डोमिनेंस कैबिनेट कौन थे, मतलब इंडिया में जो भी मेंबर लोग थे ना, इंडिया में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, मतलब इंडिया में जो कैबिनेट लोग थे, जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे, वही एडवाइस करेंगे एक जीजी को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि वाइसरॉय तो खत्म हो गया था, तो किसी को तो देश चलाना था ना कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए जीजी को अपॉइंट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कोई कंट्रोल नहीं था इंडिया पे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पावर थी, दोनों देश के पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। ये पावर दी गई कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब एक ग्रुप ऑफ द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ग्रुप ऑफ द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएगा। तो दोनों कंट्रीज के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इनका काम था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कोई भी ब्रिटिश लॉ, इवन दिस एक्ट, यानी रिपील किया जा सकता था, यानी कैंसिल कर सकते थे, यानी अब से जो भी ब्रिटिश रूल था, कोई भी रूल तुम खत्म कर सकते थे। फिफ्थ पॉइंट ये कहा गया, लेजिस्लेचर पावर। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, दोनों असेंबलीज अपनी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद लॉ बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुम टेम्पररी लॉ बना लो ना। 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई लॉ इंडिया और पाकिस्तान तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक डोमिनेंस लेजिस्लेचर खुद ना एक्सेप्ट कर रहे। डोमिनेंस लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जो यहाँ के मिनिस्टर थे, अगर उसको खुद ना एक्सेप्ट कर ले, तब तक ब्रिटिश का कोई भी लॉ इंडिया पे अप्लाई नहीं होगा, ना पाकिस्तान पे अप्लाई होगा। सिक्स पॉइंट ये कहता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अबॉलिश हो गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस भी हटा दिया गया। उसके पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर को दे दिया गया। एंड ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी कंट्रोल जो था इंडियन प्रिंसली स्टेट पर खत्म हो गया। ट्राइबल एरियाज के सारे ट्रेटीज रिलेशंस भी खत्म कर दिए गए। एथ पॉइंट क्या, फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया गया, चाहे तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते, या इंडिपेंडेंट रहे। लेटर मोस्ट ऑफ द स्टेट इंडिया में मर्ज हो गए, थैंक्स टू सरदार पटेल। तो 9th पॉइंट ये था, टेम्परेरी यूज ऑफ द 1935। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, दोनों डोमिनेंस यानी दोनों कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से चलेगा, पर वो अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते थे। 10th पॉइंट ये कहता है, ब्रिटिश मोनार्क पावर रिड्यूस हो गया। किंग ऑफ द इंग्लैंड को अब बिल वीटो नहीं कर सकता था, ये राइट गवर्नर जनरल के पास आ गया था। गवर्नर जनरल को इलेक्ट कौन करता था, इंडियन लोग मिलकर इलेक्ट करते थे, मतलब वो जिसको चाहे जीजी बना सकते थे, जो हिज मेजेस्टिक्स के नाम पे असेंट देता था।
11th पॉइंट क्या कहता था, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी नॉमिनल हेड कौन थे, जीजी और प्रोविनेंस गवर्नर अब सिंबॉलिक हेड बन गए। जीजी का मतलब समझ लो प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का काम क्या है, वो सिर्फ कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ साइन करने का काम इनका होता है। और गवर्नर का काम ये भी सिर्फ साइन करने का काम होता है। तो अब ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हो गए, मतलब ये सिर्फ नाम के लिए रह गए थे। वो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते थे, जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर बोलता था वही ये काम करते थे, प्रेसिडेंट भी गवर्नर भी। 12th पॉइंट क्या कहता था, एम्पायर ऑफ इंडिया टाइटल ड्रॉप हो गया, किंग ऑफ इंग्लैंड के रॉयल टाइटल एम्पायर ऑफ इंडिया हटा दिया गया। 13 पॉइंट क्या कहता था, सिविल सर्विसेज में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में अपॉइंट बंद कर दिया गया। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही अपॉइंट करता था, अब उनका कंट्रोल खत्म हो गया। पहले से अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट अपने बेनिफिट और राइट कंटिन्यू करेंगे, जो पहले अपॉइंट थे अब वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब जो नया अपॉइंटमेंट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं करेगा। और मिडनाइट 14 और 15 अगस्त 1947 को एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ब्रिटिश रूल ऑफिशियली एंड हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बने। ये नाम याद रखना, कभी कभी लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, पूछ लेता है लोगों को, मतलब भरोसा नहीं हो सकता कि लॉर्ड माउंटबेटन कैसा हो गया। जी था, जो सिर्फ नाम का था जी, क्योंकि इलेक्ट तो इंडियन ही करते थे। और जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। अब इंडियन डोमिनेंस का पार्लियामेंट बैन हो गया, मतलब अब इंडियंस डोमिनेंस को पार्लियामेंट बन गई, क्योंकि पार्लियामेंट इंडिया में बन गई। पार्टीशन डिटेल था, रेड क्लिफ कमीशन एक बना था। रेड क्लिफ कमीशन काम का था कि ये जो बॉर्डर है ना इंडिया और पाकिस्तान का, ये बॉर्डर डिसाइड करना था। पाकिस्तान में शामिल हुआ वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NW यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश, और सहेली डिस्ट्रिक्ट यानी आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। NWFP का और सिलहट का रेफरेंडम हुआ, दोनों ने पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोट किया था। तो समरी ये है, देखो डेट ऑफ द एनफोर्समेंट 15 अगस्त 1947 में, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वॉइस रॉय का रिप्लेस करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेक द पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश रूल कुड बी रिपीटेड बाय द रिपील्ड बाय द डोमिनेंट मतलब जो कंट्री अभी आज़ाद हुई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया। पैरामाउंटेसी एंडेड हो गया प्रिंसली स्टेट के ऊपर, और प्रिंसली स्टेट फ्री टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रह सकते थे। और बेसिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को टेम्पररी लाया गया, जब तक वो अपने लॉ नहीं बना सकते थे। जो किंग का टाइटल था एम्पायर ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इसको याद रखना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको याद रखना, पूछता है ये, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फर्स्ट PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इन शॉर्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से ब्रिटिश रूल को ऑफिशियली एंड डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान को सॉवरेन डोमिनेंस बनाया गया और इंडिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का फुल फ्रीडम मिल गया। और यहीं से हमारा ये पहला चैप्टर होता है एंड। अब आगे हम दूसरा चैप्टर कंटिन्यू कर रखेंगे। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।